नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी किसी आदिवासी को देखा है तो हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे लोगों की छवि आए जो जंगलों में रहते हैं और पत्तों और जानवरों की खाल को कपड़ों की तरह अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। शिकार के लिए तीर, कमान और भाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक अधूरी सच्चाई है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम भारतीय आदिवासियों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण है भारतीय सेना का वो आदिवासी जवान जिसने अकेले अपने दम पर 1971 के युद्ध का रुख पलटकर रख दिया था और भारत समेत पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि एक अकेला आदिवासी कितनों पर भारी पड़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत माँ की कोख से जन्मे एक ऐसे ही वीर सपूत के बारे में जिनकी बहादुरी और बलिदान के दम पर भारत ने 1971 के युद्ध में जीत हासिल की थी। हम बात कर रहे हैं लांस नायक एल्बर्ट एक्का की, एक आदिवासी योद्धा जिनके द्वारा युद्ध भूमि में दिखाए गए शौर्य ने उन्हें भारत के सबसे ऊंचे सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के काबिल बना दिया और भारत के आदिवासी समुदायों और भारत के नौजवानों के बीच एल्बर्ट एक्का सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गया। आज के वीडियो में हम परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का के बारे में ही जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे एक साधारण से दिखाई देने वाले सैनिक ने पूरे ईस्टर्न कमांड को उसका पहला परमवीर चक्र दिलवाया। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को अभी मुश्किल से 6 साल ही हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तो आखिर पाकिस्तान ठहरा। साल 1971 आते आते एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब की बार हमला न सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट पर हो रहा था बल्कि इस बार पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट यानी पूर्वी पाकिस्तान से भी भारत पर हमला कर रहा था। ऐसे में एल्बर्ट एक्का और उनके पलटन को पूर्वी पाकिस्तान में बने एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए भेजा गया और ये रेलवे स्टेशन दोनों ही देशों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जिस किसी भी देश के कब्जे में ये रेलवे स्टेशन होता पूर्वी पाकिस्तान में उसी की जीत होना तय था। एल्बर्ट एक्का, जिनका जन्म उस समय के बिहार और आज के झारखंड के गुमला जिले के जारी गांव में हुआ था, वो आदिवासियों के उस समुदाय से आते थे जिन्होंने एक ज़माने में छोटा नागपुर में हुए जमींदारों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया था और फिर बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और फिर देश के आज़ाद हो जाने के बाद कितने ही देशभक्त नौजवान देश सेवा के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो गए और इसी परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए एल्बर्ट एक्का भी 1962 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हो गए। लंबे कद काठी लेकिन साधारण से चेहरे और हमेशा शांत स्वभाव वाले एल्बर्ट एक्का उनके कंपनी कमांडर को भी एक साधारण से सैनिक की तरह ही दिखाई देते थे, लेकिन एक चीज़ में एक्का का कोई भी जवाब नहीं था और वो थी उनकी फायरिंग एक्यूरेसी। रचना बीच द्वारा लिखी गई किताब द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में एल्बर्ट एक्का के कमांडिंग ऑफिसर रहे लेफ्टिनेंट ओपी कोहली बताते हैं कि मैं उनका कंपनी कमांडर था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि वे एक दिन हमें इतनी शोहरत दिलवाएंगे। उनका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था और वे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात किया करते थे। उनके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वे खुश हैं या उदास या फिर वो क्या सोच रहे हैं। इसी किताब में आगे लेफ्टिनेंट ओपी कोहली बताते हैं कि सेना में एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी सब कुछ होती है और हर एक सैनिक को अपनी वर्दी का खास ख्याल रखना होता है, लेकिन एल्बर्ट उन सभी सैनिकों से अलग थे। वो कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि उनकी वर्दी कैसी है। उन्हें जैसी वर्दी मिल जाती वो उसे वैसा ही पहन लेते, फिर चाहे वो बड़ी हो या छोटी। उस वर्दी को वो दर्जी के पास फिटिंग के लिए भी नहीं ले जाया करते थे और इस बात को लेकर उन्हें कई बार डांट भी सहनी पड़ी, लेकिन एल्बर्ट एक्का फिर भी नहीं सुधरे। इसी किताब में आगे ओपी कोहली बताते हैं कि एल्बर्ट बहुत ही शांत स्वभाव और चेहरे से भावहीन व्यक्ति दिखाई देते
थे, लेकिन पूरी यूनिट में वो अपने निशाने के लिए फेमस थे। इसलिए वो जब भी जंगल की गश्त पर निकलते थे तो अपने साथियों के लिए दावत का इंतजाम करके ही आते थे। दरअसल एल्बर्ट अपने साथियों के लिए जंगल से कोई ना कोई जानवर या किसी तालाब से किसी केकड़े को पकड़कर जरूर लाया करते थे और फिर उसी को पकाकर अपने साथी सैनिकों को दावत दिया करते थे। 1962 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए एल्बर्ट को 6 साल तक बिहार रेजिमेंट में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला और फिर उनकी पलटन को ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14th बटालियन के साथ अटैच कर दिया गया और इसी बटालियन में इक्का को लांस नायक के पद तक पहुंचने का मौका मिला। और फिर जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर भी हमला कर दिया गया, ऐसे में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14th बटालियन को ईस्टर्न पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया जिस पर जिस भी देश का कंट्रोल होता उसी देश की इस युद्ध में स्थिति सबसे मजबूत हो जाती। लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि भारतीय सेना को इस रेलवे स्टेशन पर कब्जा ईस्टर्न पाकिस्तान की सीमा में घुसकर करना था और पाकिस्तानी सेना की 12 फ्रंटियर फोर्स पहले से ही उस रेलवे स्टेशन पर अपना कब्जा और पूरी घेराबंदी करके बैठी थी। ये स्टेशन था गंगा सागर रेलवे स्टेशन। अब इस रेलवे स्टेशन को भारतीय सेना के द्वारा अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14th बटालियन की तरफ से 2 कंपनियों अल्फा और ब्रावो को भेजा गया और इसी ब्रिगेड की अल्फा कंपनी का हिस्सा थे एल्बर्ट इक्का। अब क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इस रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाके को एक किले के रूप में तैयार कर रखा था, जिससे दिन के उजाले में भारतीय सेना के लिए इस किले को भेद पाना नामुमकिन था। इसलिए हाई कमांड की तरफ से ये तय किया गया कि गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर हमला रात के समय में किया जाएगा। मेजर जनरल यान कार्डोजो अपनी किताब परमवीर आवर हीरोज इन बैटल में लिखते हैं, गश्त के दौरान 14 गार्ड्स के जवानों ने नोट किया कि पाकिस्तानी सैनिक रेलवे ट्रैक के अगल बगल बिना किसी चिंता के घूम रहे हैं। उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि वहां बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई हैं, इसलिए भारतीय सैनिकों से कहा गया कि वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ ही चले। गंगा सागर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली रेलवे लाइंस को समतल जमीन से करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि ज्यादा बारिश होने पर भी ट्रैक पर पानी ना भरे और इसी का फायदा उठाकर भारतीय सेना की अल्फा कंपनी ट्रैक के दाईं ओर और ब्रावो कंपनी ट्रैक के बाईं ओर चल रही थी। इस पूरी कंपनी में लांस नायक गुलाब सिंह और एल्बर्ट इक्का सबसे आगे चल रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। भारतीय सैनिक रेलवे स्टेशन पर लगभग पहुंचने ही वाले थे कि एक सैनिक का पैर रेलवे ट्रैक पर लगे एक वायर से टकरा गया जो एक ट्रिप फ्लेयर से जुड़ा हुआ था। ऐसे में कुछ ही सेकंडों में पूरे आसमान में रोशनी का बादल छा गया और स्टेशन के पास ही गश्त लगा रहे पाकिस्तानी सैनिक की नज़र भी उस फ्लेयर पर पड़ी और वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि फ्लेयर किसी जानवर की वजह से फायर हुआ है या किसी भारतीय सैनिक की वजह से। और इधर भारतीय सैनिक फ्लेयर के फायर होने पर तुरंत ही ट्रैक के पास की झाड़ियों में छिप गए और धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब उस पाकिस्तानी सैनिक को ये समझ में नहीं आया कि फ्लेयर कैसे फायर हुआ तो उसने तैश में आकर जोर से पूछा कि कौन है वहाँ। तब तक एल्बर्ट इक्का झाड़ियों से होते हुए सीधे उस पाकिस्तानी जवान को उसके सवाल का जवाब देने के लिए पहुँच चुके थे। एल्बर्ट झाड़ियों से चीते की फुर्ती के साथ पाकिस्तानी सैनिक के सवाल का जवाब देते हुए बोले, तेरा बाप। इतना कहते ही एल्बर्ट ने अपनी बंदूक की संगीन को उस पाकिस्तानी सैनिक के पेट में घुसा दिया और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को वही ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुई इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी सैनिकों को इस बात का पता चल गया था कि भारतीय सैनिक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए हैं। अब पाकिस्तानी सेना हर तरफ से दोनों पार्टियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर चुकी थी। इस फायरिंग के बीच एक गोली एल्बर्ट के हाथ में लगती है, लेकिन फिर भी एल्बर्ट चीते की फुर्ती के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने आसमान में रोशनी करने वाले गोले चला दिए थे, जिससे पूरे इलाके में मानो सूरज ही निकल आया हो, जिस वजह से भारतीय सैनिकों के लिए आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस युद्ध में एल्बर्ट की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कोहली बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताते हैं कि एल्बर्ट मेरे साथ ही चल रहे थे कि तभी एक गोली एल्बर्ट के गले को चीरती हुई निकल जाती है और जैसे ही गोली लगती है एल्बर्ट एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरते ही एल्बर्ट तुरंत उठकर खड़े होते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं।
तब तक हमारे लोग उस रेलवे सिग्नल तक पहुंच गए थे जहां से पाकिस्तान के सैनिक लगातार हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे। उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी उस मशीन गन को तुरंत शांत करना। इस जगह पर ही इक्का ने बहादुरी का नया मापदंड स्थापित किया। अब भारतीय सेना ने रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में बने लगभग सभी बंकरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी सिग्नल टावर वाली बिल्डिंग पर कब्जा करना बाकी था, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी सैनिक लगातार मशीन गन से हैवी फायर कर रहे थे। ऐसे में दोनों में से किसी भी एक टुकड़ी के लिए आगे बढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उस समय मशीन गन को चुप करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये था कि इतनी हैवी फायरिंग के बीच आगे कौन बढ़ेगा, और इस कौन का जवाब देने वाला और इस मशीन गन को रोक सकने वाला जाबाज सैनिक इस समय 2 गोलियों को अपने शरीर में लिए कीचड़ भरे रास्ते में लेटा हुआ था। एल्बर्ट इक्का के शरीर में लगी गोलियों से खून धीरे धीरे रिसने से बंदूक पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, और ये बात इक्का भी जानते थे कि गुजरते समय के साथ साथ उनके लिए आगे बढ़ पाना और भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन खून की बहती धार की परवाह किए बिना इक्का धीरे धीरे सिग्नल टावर वाली बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। बिल्डिंग तक पहुंचने के बाद इक्का सीधे खड़े हुए और ऊपर चढ़ने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बनाए गए बंकर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी कमर पर बंधे ग्रेनेड की पिन को मुंह से निकाला और एक छेद से बंकर के अंदर डाल दिया। जैसे ही ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तानी सेना का एक सिपाही जो मशीन गन में गोलियां लगा रहा था, वो ग्रेनेड के धमाके से पास की दीवार पर जाकर लगा और फिर उठ ही नहीं पाया। लेकिन मशीन गन अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक पाकिस्तानी सैनिक अभी भी मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रहा था। एल्बर्ट पास में लगी एक सीढ़ी के जरिए बंकर की एक खिड़की तक पहुंचे और खिड़की के जरिए बंकर के अंदर दाखिल हो गए और अपनी बंदूक की संगीन से दूसरे सैनिक को भी वहीं ढेर कर दिया। लेकिन अब तक एल्बर्ट के शरीर से काफी खून बह चुका था। 15 मिनट चली इस लड़ाई में रेलवे की इमारत तो भारतीय सेना के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन एल्बर्ट इक्का काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और अब सवेरा भी होने वाला था। ब्रावो कंपनी के कमांडर ओपी कोहली ने एल्बर्ट के द्वारा किए गए इस बहादुरी भरे कारनामे को अपनी आंखों से खुद देखा था और अब कंपनी कमांडर और पलटन के सभी सैनिकों को ये उम्मीद थी कि अब एल्बर्ट जल्दी बाहर आएंगे, और एल्बर्ट इक्का बाहर आए भी। लेकिन अब उनकी रफ्तार, जिससे उन्होंने कितने ही पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, वो धीमी पड़ चुकी थी। उनके पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी कमांडर ओपी कोहली बताते हैं, ये सारा दृश्य देखकर मेरा सीना गर्व से भर गया। मैं नीचे इक्का के उस भवन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मेरी नज़र भी पड़ी कि एक दुबला पतला शख्स सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। रुकी सांसों से मैं उसे उतरते हुए देख रहा था। तभी अचानक इक्का का शरीर ढीला पड़ गया और वो सीढ़ी से सीधा नीचे जमीन पर गिरे। भारतीय सेना का वो जवान जिसने अभी अभी 15 मिनट पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, अब खुद अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। अगर सीधे शब्दों में कहें तो एल्बर्ट इक्का वहीं पर शहीद हो चुके थे। युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने के लिए एल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय सेना के उस वीर लाल की, जिसने मात्र 28 साल की उम्र में वो करके दिखाया, जिसके आगे वीरता के सभी मानक छोटे पड़ जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो को देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।